आज के निबंध का टॉपिक रहेगा मनरेगा, दशा और दिशा। और यदि समय के आधार पर देखें तो सफलता के 15 वर्ष। ठीक है, चलिए तो ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग में सबसे पहले प्रस्तावना, फिर इसका जो मनरेगा का नाम है उसका फुल फॉर्म बता देंगे आप, कब नरेगा से मनरेगा बना ये भी बताएंगे, फिर क्या है तो जितनी भी मनरेगा अधिनियम है उस अधिनियम के जो मेन फैक्ट्स हैं उनकी जानकारी देंगे। समय पर जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों की जानकारी भी देनी होगी। ठीक है, यानी इतिहास और वर्तमान दोनों पर चर्चा करते हुए विशेषताएं अर्थात उद्देश्य के रूप में देखेंगे। क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं उन उपलब्धियों पर भी चर्चा होगी। चुनौतियां क्या हैं उन पर भी, और अंततः फिर सजेशन देते हुए हम ये काम खत्म करेंगे। क्योंकि एक निश्चित टॉपिक है इसलिए बहुत ज्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं है ना। यानी फैक्चुअल ज्यादा रहेगा क्योंकि एक योजना ही है आखिरकार अंततः। तो बहुत ज्यादा दर्शन की फिलोसफी की उम्मीद हम इससे नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो जो कुछ भी है वो प्रस्तावना में और निष्कर्ष में ही दिखाना है आपको। ठीक है, फिर तो गांधी से स्टार्ट करें। गांधी मानते थे कि भारत गांव में बसता है और बिना गांव का विकास किए हुए भारत का विकास नहीं हो सकता। ठीक, तो आज भी गांधी का ये कथन प्रासंगिक है क्योंकि आज भी भारत की लगभग 65 आप कह सकते हैं कि 65% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, तो गांधी के उस दर्शन को देखते हुए संविधान ने और बाद के नीति निर्माताओं ने गांधी संविधान दोनों के दर्शन को व्यवहार में प्रयोग करते हुए एक योजना प्रारंभ की जिसे हमने मनरेगा कहा है। ठीक है, एक दूसरी शुरुआत कर सकते हैं या इसके साथ ही लिख सकते हो, श्रमेव जयते, है ना। श्रम की हमेशा विजय होती है, श्रम की गरिमा, श्रम का महत्व किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा से प्रासंगिक रहा है। तो उसी दर्शन को ग्रहण करते हुए आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा, मनरेगा को एक योजना ही नहीं बल्कि एक अधिनियम या कानून बनाकर कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य के तहत प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये एक शुरुआत आप कर लेंगे। तो इतिहास दिखा दें। शुरुआत आप जानते हैं कि एक ट्रायल प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। प्रारंभ में केवल 200 जिलों को शामिल किया गया था, लेकिन 2008 से इसे भारत के सभी जिलों में शामिल कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और
2009 में गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी को समर्पित करते हुए इसे मनरेगा नाम दे दिया गया। ठीक है, जिसमें या इस अधिनियम में आरंभ से ही गारंटी देते हुए कम से कम 100 दिन 100 डेज के रोजगार की बात कही गई। और ये रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल श्रमिक, जिसके पास किसी प्रकार की स्किल नहीं थी, उसे दैनिक रोजगार के रूप में दिलाया गया या प्रावधान किया गया उसके लिए। और इसमें कहा गया कि सरकार आपको आपके निवास से 5 किलोमीटर की दायरे में साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार अवश्य देगी। और अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा में देती है तो फिर आपको जो किराया लगता है उसका भत्ता भी मिलता था। आज भी प्रावधान है। और अगर सरकार तो 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाती है तो औसत निकालकर उसके बदले में कम से कम 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता भी देती थी। ठीक है, यही इसकी गारंटी थी, ये कम से कम 100 दिन। अधिकतम दिन का कोई प्रावधान नहीं था। अगर कोई राज्य चाहे तो इसे साल के 365 दिन भी दे सकता था। 100 दिन तो सबको देना ही देना था। ठीक है, अन्य प्रावधान आपके सामने स्लाइड में है, वो आप दिखा देंगे कि 33% महिलाओं को रोजगार सुनिश्चित किया गया। ठीक है, योजना का जो क्रियान्वयन है वो राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से किया जा रहा है। ठीक है, एक बार में रोजगार एक दिन का नहीं मिलेगा, कम से कम 14 दिन का मिलेगा। ये प्रावधान भी आप डाल दें। इसके साथ साथ जहां भी कार्यस्थल होगा वहां पर कामगारों के लिए पानी, चिकित्सा, महिला कामगारों के छोटे बच्चों की देखभाल की व्यवस्था, मृत्यु की अवस्था में, दुर्घटना की अवस्था में, अपंगता की अवस्था में 25,000 रुपये तक का अनुदान देने का प्रावधान किया गया। बाद में 2 योजनाएं इसमें और जोड़ दी गई, एक संपूर्ण रोजगार योजना और दूसरा फूड फॉर वर्क, काम के बदले अनाज योजना। तो इस तरह से अतीत की 2 योजनाओं को भी इसमें समाहित कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार यह विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना बन गई और कानून के रूप में बनी। सबसे बड़ी चीज थी कि अभी तक भारत में किसी भी रोजगार को कानून का दर्जा या गारंटी का दर्जा नहीं दिया गया था। इस रूप में ये चीज नई थी कि रोजगार और गारंटी का दर्जा मिला। ठीक है, और लगभग अभी तक 2020 तक 40 करोड़ और 40 हजार करोड़ रुपए से ऊपर इसमें खर्च हो चुके हैं। ठीक है, इसी बीच में महिलाओं की भागीदारी को 57% कर दिया गया। एससी का श्रमिक
रिजर्वेशन 20%, एसटी के लिए श्रमिकों का प्रतिशत लगभग 17-18% कर दिया गया। तो समय समय पर योजना का विस्तार क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज दोनों तरीके से दिखाई देता है। और इस तरीके से आप लिखेंगे, प्रयास किया गया कि भारत में अंत्योदय और सर्वोदय की जो दर्शन थी का दर्शन था उसे प्राप्त करने का प्रयास किया गया। और लिखेंगे इसी में, गांधी ने कहा था कि सरकार अच्छी है या खराब इसका पता कैसे लगाया जाए। तो उन्होंने कहा था, यदि विकास के पायदान में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति यदि आपसे खुश है तो आप मान लीजिए कि आपका राज्य कल्याणकारी है, अच्छा राज्य है, अच्छा प्रशासन। तो मनरेगा ने ग्रामीण जीवन अर्थात विकास के मूलभूत पायदान तक रोजगार को देकर आर्थिक स्थिति को सुरक्षित किया है। और उसमें भी, उस अंतिम पायदान में भी एससी, एसटी और महिलाएं वो उनसे भी नीचे हैं सामान्य से वहां पर, तो उनकी या उनका विकास भी सुनिश्चित किया गया है। ओके, अब इसकी प्रगति दिखाएं कि ये काम क्या करता है या मनरेगा में रोजगार किस तरीके का दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, कैसा रोजगार होगा, अकुशल स्किल्ड लोग नहीं होगा इसमें, यानी आप केवल मसल्स शारीरिक मेहनत के आधार पर भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के मशीन के युग में शारीरिक श्रम की महत्ता बनाए रखी गई, क्योंकि भारत जैसे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर रोजगार देना है तो वह हम मशीन के माध्यम से नहीं दे सकते, शारीरिक श्रम के माध्यम से ही दे सकते हैं। तो ये अवधारणा विभिन्न कार्यों में आपके सामने है। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, भूमि विकास, आवास निर्माण, लघु सिंचाई, बागवानी इत्यादि में किया गया है। ठीक है, ये ऐसा कोई भी कार्य जो केंद्र सरकार की अनुमति से राज्य सरकारें कर सकती हैं। ठीक है, यहां स्पष्ट करना होगा आपको कि पूर्णतः केंद्र प्रायोजित योजना है, स्टेट सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। राज्य चाहे तो इसमें अपना योगदान बढ़ा सकते हैं। सपोज करिए जैसे कि अभी मनरेगा में लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 177 रुपीज मिल रहे हैं शायद, है ना, केंद्र सरकार दे रही है। तो वो तो केंद्र सरकार देगी। यदि राज्य चाहे तो इस 177 में कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकती है। वो राज्य नहीं, वो आपको राज्य को देना होगा, केंद्र नहीं देगा उसे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप लिखेंगे, हरियाणा ने इसे लगभग 100 रुपये बढ़ाकर दिया है और गोवा ने लगभग 70 रुपये बढ़ाकर दिया हुआ है। तो नीचे आप स्लाइड में देख रहे होंगे, हरियाणा में 281 रुपये हैं और जो अधिकतम है। इसके बाद चंडीगढ़ आता है, गोवा आता है, यहाँ लगभग 250 से अधिक रुपए देने वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का नाम हमने लिखा है। ठीक, तो इन राज्यों में अगर हम 100 से गुणा कर दें तो एक व्यक्ति साल में कम से कम इतनी आय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, बाकी प्रावधान भी आपके सामने दिख रहे होंगे। भुगतान बैंक और डाकघर के माध्यम से बचत खाते में होता है। नगद
देने के लिए न्यूनतम कुछ अनुमति ली जाती है। ठीक है। SC ST या सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वहां ये प्रावधान है कि वहां रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाई गई है, वहां 100 से अधिक दिन का प्रावधान किया गया है। अच्छी चीज ये है कि जो व्यक्ति रोजगार करना चाहता है उसका वयस्क होना आवश्यक है, यानी बाल श्रम पर रोक लगेगी इससे, और आवेदन करने के 15 दिन के अंदर तक उसे रोजगार दिया जाता है। ठीक है। ये सब प्रावधान रटने हैं आपको, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, इस योजना में रटने वाले टॉपिक्स फैक्ट्स ज्यादा हैं, तो रटते जाएं आप साथ साथ को, है ना। अब इतने सारे प्रावधान दिखाने के बाद और भी बहुत कुछ है, और आपकी वो याद करने की क्षमता पर है कि आप कितना याद करके जाते हैं। जैसे मैं आपको डेटा देता हूं, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। दो 2018 तक लगभग 980 करोड़ मानव दिवस से अधिक मनरेगा में दिए जा चुके थे। 980 करोड़ मानव दिवस। मानव दिवस का अर्थ यहां पर है रोजगार के दिनों की संख्या। ठीक है। इतने से अधिक हम कुल मिलाकर रोजगार अभी तक दे चुके हैं। ठीक है। अब कितनी अच्छी है इसके लिए आपको डेटा नीचे दिया है। UNDP की ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आप पढ़ते हैं हर साल, भारत में गरीबी दूर करने में उसने इसका योगदान देखा कि बहुत बड़ा योगदान है गरीबी दूर करने में। UNDP की रिपोर्ट कहती है। जॉब कार्ड की बात करें, आपको मैंने कहा डेटा फिर रटना पड़ेगा। 13 करोड़ परिवार के 28 करोड़ कामगारों को जॉब कार्ड दिए गए जा चुके हैं। भारत सरकार की रिसर्च संस्था है अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, वो भी इसका पॉजिटिव फंक्शन दिखाती है, और वही हम दिखाएंगे इसके परिणाम क्या क्या आए हैं। तो ये सब जो आप डेटा यूज करेंगे वो प्रभाव में यूज करें। तो प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दो कैटेगरी में डाल के रखें। ठीक है। तो सबसे पहले रोजगार, यही उद्देश्य था, रोजगार दूर करना, रोजगार के माध्यम से गरीबी दूर करना, पलायन को रोकना, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर होने वाले पलायन पर रोक लगाना या उसे कम करना। इससे दो परिणाम पैदा होंगे। पलायन को रोकने से आप देखेंगे कि दो परिणाम क्या आएंगे, दो कारण क्या आएंगे, या दो और चीजें जुड़ जाएंगी। नंबर एक क्या, कि शहरी क्षेत्रों पर जो अनावश्यक दबाव बनता है आधारभूत संरचना के विकास का, उसमें कमी आई है अगर पलायन कम होता है तो, यानी शहरों पर दबाव कम होगा। और दूसरा फायदा, ग्रामीण क्षेत्र में जो संसाधन हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक है। अगला, क्योंकि कृषि से संबंधित या ग्रामीण जीवन से संबंधित कार्य जुड़े हैं, आप देखेंगे, फिर से आप लिखेंगे इनको एग्जाम्पल देते हुए, ये दिखाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आज बहुत बड़ी योजना है ग्रामीण क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए। और इस ग्रामीण सड़क योजना में जो PMGY बन रही है उसका सारा काम कौन कर रहा है, मनरेगा मजदूर कर रहे हैं। ठीक है। जो घर बन रहे हैं आवास निर्माण, वो पंचायत भवन बन रहा है, स्कूल की बिल्डिंग बन रही है। तो इस तरह से वहां आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है। ठीक है। तो ग्रामीण लोगों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से वहीं पर
रोजगार भी क्रिएट किया और ऐसा रोजगार किया जो उनके अन्य रोजगार के लिए जिम्मेदार है। सच कैसे? अगर सड़क बनेगी तो उस सड़क से गांव के लोग व्यापार भी करेंगे शहरों की ओर जाने के लिए। तो इस तरह का विकास जिससे और विकास पैदा हो, इस तरह के काम जोड़े जा रहे हैं। और मोदी जी के आने के बाद इसमें पर्यावरण संबंधी पहलू भी जोड़ दिया गया, जब कहा गया कि मनरेगा के अंतर्गत तालाब भी ऐड कर दिए गए। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक था जल संरक्षण और सूखे का रोकथाम। ये कैसे होगा? जब वाटर लेवल अच्छा होगा, वाटर शेड होगा। तो उन्होंने तालाब खोदने को भी इसमें जोड़ा है। इससे इसका पर्यावरणीय पहलू भी दिखाई देता है। पर्यावरणीय पहलू एक तरीके से और भी है। मनरेगा में कहा गया है कि मशीन से होने वाले काम को मनरेगा में शामिल नहीं किया गया। तो जाहिर सी बात है, अगर मशीन से होने वाला काम शामिल नहीं है तो कई सारे लाभ मिलेंगे। उनमें से एक है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, तो एक मजदूर जो वहां काम कर रहा है वो अपने बच्चों के लिए स्कूल भी बना रहा है, अपनी विकास योजनाओं के लिए पंचायत भवन भी बना रहा है, आगे के रोजगार के वृक्षारोपण भी कर रहा है। ठीक है, बंजर भूमि को उपयोगी भूमि बदल रहा है। तो एक रोजगार जो लाभ परक है, उससे कई तरह के और लाभ पैदा किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस योजना ने वंचित वर्ग को बड़ा लाभ पहुंचाया है, विशेषकर महिलाओं को। तो विमेन्स एम्पावरमेंट को भी आप इसमें जोड़ के दिखा सकते हैं, दलितों को जोड़ के दिखा सकते हैं। तो मुख्यतः सामाजिक आर्थिक विकास का एक बड़ा जरिया बन के ये योजना सामने आई है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास का उपकरण है ये। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना आपको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दिखाएंगे इसकी चुनौतियां। ठीक है, चुनौतियां, योजना में कोई कमी नहीं है, बल्कि ये योजना भी उस मानसिकता का शिकार हो गई जो अन्य समस्याओं पर लागू होती है। जैसे भ्रष्टाचार का शिकार। अब भ्रष्टाचार कैसे होगा वो भी दिखाना है हमें, है ना। योजना में कहा गया था कि कोई भी काम ठेकेदारी पर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्रमशः इसमें ठेकेदार डेवलप हो गए। ठेकेदार कौन है? जो मजदूरों का ठेकेदार है।
उसने ठेका दिया कि मैं तुम्हें रोजगार दिलवाऊंगा, और उसने अपने बीडीओ साहब से भी, जो सरकारी अधिकारी है उसकी जिम्मेदार आदमी ब्लॉक में, उससे भी अपनी साठगांठ करी। ठीक है। यद्यपि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रत्यक्ष हस्तांतरण स्कीम अपनाई गई थी, डायरेक्ट अकाउंट में भेजना है पैसा, लेकिन उन्हीं लोगों का जॉब कार्ड बना जो उसमें से शेयर देने को तैयार थे। नंबर 1। नंबर 2, जो लोगों की डेथ हो गई थी या जो लोग शहरों में काम कर रहे हैं, उनके नाम से भी फर्जी जॉब कार्ड बनवाए गए और फर्जी जॉब कार्ड बनाकर उनके खाते में 100-100 दिन का रोजगार दिखाया गया। ठीक है। अगली चुनौती इसे मिली कि भारत में इससे एक चीज आई, और वो हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि के लिए आवश्यक श्रमिक की जरूरत पड़ती थी, वो मिलना कम हो गए या वो महंगे हो गए। ठीक है। वो मिलना कम हो गया या महंगे हो गए, क्योंकि अब एक मजदूर को अगर बिना पूरे दिन में 250 रुपये मिल रहा है, तो वो किसान के यहाँ जाकर क्या नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इससे शहरी क्षेत्रों में जो लेबर थी उनके दाम बढ़ गए, क्योंकि सप्लाई कम हो गई। तो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी शहर में आकर मजदूरी करता है, और ग्रामीण क्षेत्र का आदमी जब गांव में ही मजदूरी ले रहा है, भले ही कम मिल रही है लेकिन अपने घर में है, खेती भी कर रहा है वो, तो शहरी क्षेत्र का क्या होगा, मजदूरी पर दबाव बनेगा। कम मजदूर होंगे तो वो अपनी दिहाड़ी बढ़ा देंगे। इससे शहरी क्षेत्र पर जो आवश्यक श्रम था वो उपलब्ध नहीं हुआ, और हुआ भी तो महंगा हुआ। तो इससे शहरी क्षेत्रों में क्या हुआ, महंगाई बढ़ी, क्योंकि बिना लेबर के कोई भी काम आज नहीं होता। इवन लेबर मिलना ही बंद हो गई। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि पंजाब में और हरियाणा में कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग के टाइम पर, फसल काटने के टाइम पर 36 मजदूर आते थे, अब उन्होंने आना कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही उनको अच्छा खासा श्रम और रोजगार मिल रहा है, तो अपने घर में रहकर ही वो बेहतर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बेहतर तो नहीं, लेकिन दूसरे के घर पे जाने से, करने से अच्छा है कि उन्हें लगता है कि हाँ, अपना खेत भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, और हमें यहाँ रोजगार मिल रहा है। ये अनचाहा नकारात्मक प्रभाव है, ये साइड इफेक्ट है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट है। अनचाहा प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मूलभूत अर्थव्यवस्था के प्राइमरी क्षेत्र में श्रमिकों की कमी हुई। अगला जो चुनौती है वो ये कि इसमें जो वेतन दिया जाता है मजदूरों को, वो डिले हो जाता है। तो रिपोर्ट कहती है कि 100 में से केवल 44 मजदूर, 44 मजदूरों को ही समय पर पेमेंट होती है, बाकी सबकी डिले हो जाती है। ठीक है। अगली चुनौती, इससे भारत में आज मशीन का टाइम है, मशीनी युग है, मशीनीकरण का युग है, औद्योगिकरण का युग है, और हमें कैसी लेबर चाहिए थी? स्किल्ड। लेकिन मनरेगा किस चीज को प्रमोट कर रही है? अनस्किल्ड लेबर, है ना। तो जहां पूरा विश्व आगे की ओर जा रहा है, तो हम वहां अनस्किल्ड लेबर को प्रमोट कर रहे हैं, अनस्किल्ड लेबर को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिना ट्रेनिंग के अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, तो वो क्यों ट्रेनिंग लेगा? एक अनस्किल्ड लेबर अनस्किल्ड रहना पसंद करेगा अगर उसे लेबर घर में मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं ग्रामीण जीवन में स्किल्ड लेबर या स्किल्ड प्राप्त करने की जो जरूरत थी, उस पर भी कमी आई है, ऐसा आरोप इसमें लगता है। अगला आरोप लगाएंगे कि क्या वाकई ही 100 दिन का रोजगार देकर सरकार ये मानती है कि समस्याएं समाप्त हो गई?
बाकी 265 दिन का क्या, है ना। तो इसलिए मांग की जाती है, और हम बाद में सुझाव में लिखेंगे कि कम से कम आधे वर्ष का रोजगार तो इसमें मिलना ही चाहिए, 100 दिन से ऊपर की स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उसकी चुनौतियां हैं। अब हम सुझाव देते हुए इसे समाप्त कर सकते हैं। सुझाव क्या देना है? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार के जो समस्या है उस पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। गरीब आदमी से जुड़ी हुई योजना है, और अगर यहाँ भी भ्रष्टाचार है तो फिर इस योजना का कोई अर्थ नहीं है। अगर 150 रुपए में से भी अगर कोई हिस्सा ले रहा है या देना पड़ रहा है तो ये मुश्किल पैदा करेगा। दूसरा, इसके समानांतर है, इसमें भी स्किल्ड लेबर को भी ऐड किया जाना चाहिए, चाहे उसके लिए वेतन बढ़ा दिया जाए। इससे क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में केवल मजदूर बनने की जो इच्छा है वो खत्म होगी, और आदमी जब स्किल्ड लेबर डेवलप करेगा अपने अंदर तो मनरेगा के अलावा वो अपना रोजगार भी कर सकता है। ठीक है, तो स्किल्ड लेबर को भी ऐड किए जाने की आवश्यकता है। तीसरा, इसमें ग्रामीण जीवन में जो क्राफ्ट होता है, दस्तकारी है, उन रोजगारों को भी जोड़ा जाना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर वो दस्तकारी में यूज करते हैं ऐसे श्रम को तो स्किल्स लेबर बनेगी, प्लस वो प्रोडक्ट जब सेल होगा तो उसमें से उसे कुछ हिस्सा दिया जा सकता है, या उसके लिए कोई नई योजना उससे चलाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सुझाव रहेंगे इसमें। आप कहेंगे कि लगातार इसी रूप में चलाए रखना ये भविष्य के लिए खतरा पैदा कर सकती है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पैदा कर सकती है, क्योंकि एक तरफ हम मनरेगा चला रहे हैं और दूसरी ओर स्किल इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है ना, तो दोनों में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होना चाहिए, या दोनों को एक दूसरे से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एक सरकार की दो योजनाएं विरोधाभासी हो गई। ठीक है, अगली सुझाव आप दे सकते हैं, इसमें खेल कूद को भी जोड़ा जा सकता है, या खेल कूद से संबंधित जो कार्य हैं वो भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो सरकार जो खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाना चाहती है वो ग्रामीण जीवन तक लाया जा सकता है। ठीक है, अगला सुझाव, आईटीआई से संबंधित जो कार्य हैं उनको भी इसमें जोड़ा जा सकता है, जैसे बिजली का काम है ना, खासकर मैकेनिक का जो काम है उसको जोड़ा जाए। ठीक है, अंत में हम यही लिखेंगे, अंत में यही लिखेंगे कि मनरेगा के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आर्थिक लोकतंत्र व समाज कल्याण की सराहनीय दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्थिक लोकतंत्र और समाज कल्याण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें जो चुनौतियां आई हैं उनके चलते योजना को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि वर्तमान सरकार के एक मंत्री ने सुझाव भी दिया था। साफ साफ लिखें, आप, नाम नहीं बताऊंगा, नाम आपको बता दूंगा लेकिन लिखना मत। गडकरी जी ने कहा था कि इस योजना को
भ्रष्टाचार का शिकार हो गए तो बंद कर दो। तो हमें क्या कहना है, चुनौतियों से डरकर योजना को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जहां छिद्र हैं उन छिद्रों को ढकने की आवश्यकता है। और उसके लिए हमें बताना होगा सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है? जनता के लिए किए जा रहे कामों का जनता द्वारा हिसाब किताब रखना, है ना। एक तो ऑडिट सीएजी करता है, वो तो औपचारिक ऑडिट हो गया। एक जनता अपने काम का ऑडिट स्वयं करती है। कैसे? डेली की निगरानी रख के, सड़क की गुणवत्ता कैसी है, बिल्डिंग की गुणवत्ता कैसी है। तो बाहर से आकर देखने वाले से अच्छा है कि मनरेगा का काम करने वाले मजदूर ये जानता है कि कल को मेरे बच्चे इसी में पढ़ेंगे, कल मेरे बच्चे इसी सड़क पर चलेंगे, तो मैं इसमें गुणवत्ता में कोई कमी नहीं देखूंगा। तो मनरेगा को सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट के साथ भी जोड़ के देखा जाना चाहिए। ठीक है। और माना जाता है कि सामुदायिक विकास के लिए आवश्यक है, सामुदायिक विकास के लिए आवश्यक है कि शासन की इच्छा शक्ति और ग्रामीण लोगों की सकारात्मक सहयोग के द्वारा यह योजना देश के विकास की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है। ठीक है। चलिए, टॉपिक अब लगभग कंप्लीट है। आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। ठीक है अपनी। हेलो। हेलो। हेलो।